हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज हम आपकी बुक जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन उसका चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। देखिए, न्याय प्रणाली और वो भी आपराधिक, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए चैप्टर को बढ़ते हैं। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने FIR के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? तो इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका है। ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अब देखिएगा, मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। तो बात करते हैं। मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही थी। पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही हैं। मुझे पक्का पता है कि यहीं रखा था, कहाँ गया? जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी समारोह में जाने के लिए। मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है कि शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वे ज़्यादा ही समय लगाती है। शांति हेमब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। शांति, क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो? वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूँगी। हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की। शिंदे साहब शांति से बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वे शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया है और यह उसी का पैसा है। साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर के पैसे जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, मैं बेगुनाह हूँ। मिस्टर शिंदे थाने में पहुंच जाते हैं। जी कहिए। मैं FIR लिखाने आया हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज कर लेते हैं। शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और अपनी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए। मैंने हार नहीं चुराई, यह मेरी मेहनत की कमाई है। शांति का भाई सुशील आता है। सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। उसने सोने का हार चुराया है। तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? हमारे पास सारी कमाई तो सील करके आपने पास रख ली है। सब इंस्पेक्टर राव सुनील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव और कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों से गहने चोरी करते हैं। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी। जब सुशील बार बार यही कहता रहा कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर दी, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजतन जमानत के बावजूद वह जेल में पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में है। वह डरी हुई है कि मुकदमे का नतीजा क्या निकलेगा। मेरा क्या होगा? मैंने तो कुछ गलती नहीं किया। सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ। और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था, क्या वह भी हमें वापस नहीं मिल पाएगा या वापस मिल पाएगा? देखिए आगे। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है।
शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी की वजह से वकील नहीं रख सकते। चलिए आगे देखिएगा। अधिवक्ता कमला रॉय शांति से अदालत में मिलती है। ये मेरे मुकदमे के कागज हैं। मेरे मालिक ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि देखिए उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया है, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले वे उसके पास गए हैं। मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती और श्री शिंदे के मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है उनको। देखिए तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? मैंने सोने का हार दराज में रखा था। शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देकर हम तो अचंभे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था और वह चोर है। इसके बाद अधिवक्ता रॉय श्रीमती शिंदे से जिरह करती हैं। तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा? नहीं, आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती रही हैं। तो अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री रॉय यह साबित कर देती हैं कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंचा तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता रॉय को बताता है। अब अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती हैं। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्जाम कबूल कर लिया है, यह हार उन्होंने ही चुराया था। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रॉय न्यायाधीश के सामने यह दलील कर देती हैं कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति, आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर आपकी लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है। आइए अब उनकी भूमिकाओं को और व्यापक स्तर पर देखें। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? पुलिस एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था, यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है।
पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। आगे बात करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी यानी एफआईआर क्या होती है। तो देखिए, पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर दी जाती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम और गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम, पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है, उस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। तो किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसलिए इस मुकदमे को राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेमब्रम की बजाय राज्य बनाम शांति हेमब्रम के नाम से जाना जा सकता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। मगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वे कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति के अधिवक्ता रॉय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। उसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई से यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब चित्रकथा पट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें।
पहली बात, शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक प्रति भी दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया था जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्यवाहियों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति के अधिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश उसे निर्दोष मानते हुए न्यायाधीश ने उस पर मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति को कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसके बजाय न्यायाधीश का आचरण लगभग लगातार निष्पक्ष रहा और चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति के बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। तो इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जो अध्याय है वो पूरा होता है और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं चलिए वो देख लेते हैं। और उससे पहले यहाँ पर कुछ शब्द संकलन भी दिए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए तो इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो एक PDF के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग कौन होते हैं? तो आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 लोग मुख्य होते हैं। गवाह किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना है, तो उसे गवाह कहते हैं। आरोपी, वे व्यक्ति जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है उसे आरोपी कहते हैं। जिरह क्या है? जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे क्या सवाल पूछता है जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके, इसी प्रक्रिया को जिरह कहते हैं। चलिए ये सारे के सारे कथन भी हमने पढ़े थे अभी। हिरासत किसे कहते हैं? पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना हिरासत कहलाता है। पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों? देखिए, क्योंकि पुलिस हिरासत के दौरान लिया गया बयान जो है वो डरा धमका कर लिया गया बयान भी हो सकता है, इसलिए वो माना नहीं जाता। आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य कौन कौन से लोग होते हैं? तो मुख्य लोग हमने देख लिए। आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस का क्या कार्य है? तो पुलिस का कार्य क्या होता है? FIR दर्ज करना, अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना और सबूत इकट्ठा करना। सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल कर सकती है। FIR का पूरा नाम क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो ये अधिकार भी हमने जो है 4-5 अधिकार जो है वो चैप्टर में पढ़े थे। तो चलिए इसी के साथ हमारा अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय के लिए मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।